सो टर्मिनोलॉजी इन डेट मार्केट, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करी थी टर्मिनोलॉजीज ऑफ इक्विटी मार्केट, तो अब डेट मार्केट का भी कंसिडर कर लेते हैं। मैंने ये बताया था कि डेट मार्केट वो होता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट एविडेंसेस द एग्जिस्टेंस ऑफ लोन। तो डेट मार्केट लोन मार्केट को भी बोला जाता है, लेकिन ये लोन बैंक से नहीं, ये किससे रेज किया जाता है? पब्लिक से। ये पब्लिक से रेज किया जाता है लोन, और ये कौन रेज करता है? कंपनीज, या फिर जिनको हम ईश्वर भी बोलते हैं। A debt security denotes a contract between the issuer and the lender. लेंडर यानी इन्वेस्टर, यानी यहाँ पे इस केस में पब्लिक आएगा। विच अलाउज द इशूअर टू बोरो द सम ऑफ मनी एट अ प्री डिटरमाइंड टर्म्स। अब बोरो है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पैसा वापस मिलेगा, यानी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होगा यहाँ पे एक तो, और साथ ही साथ में उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ब्याज मिलता है, जब आप पैसा ब्याज पे देते हो, कर्जे पे देते हो, तो ब्याज मिलता है। सो इसका फीचर क्या होगा? इन सिक्योरिटीज का फीचर क्या होता है? फीचर ऑफ अ डेट सिक्योरिटी इंक्लूड्स द प्रिंसिपल, कूपन यानी इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी फेस वैल्यू होती है, जस्ट लाइक इक्विटी, इनकी भी फेस वैल्यू होती है। और अगेन यहाँ पे कौन सा होगा? नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू। बोला यही जाएगा कि मान के चलिए अगर फेस वैल्यू किसी डेट सिक्योरिटी की 100 रुपये की है, तो यही बोला जाएगा कि 100 रुपये का डेट इन्होंने रेज करा, फिर इसके ऊपर ये प्रीमियम ले लेते हैं। प्रीमियम, वो प्रीमियम किस चीज का होता है? गुडविल का होता है बस। और ये प्रीमियम आपको वापस भी मिलेगा रीपेमेंट के टाइम में, वो प्रीमियम को वापस भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रीमियम रखेंगे। एक्चुअली ये होता इसलिए है, फेस वैल्यू इसलिए कम रखी जाती है ताकि इस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, और ये फेस वैल्यू रजिस्टर करानी पड़ती है गवर्नमेंट के साथ। तो कंपनी अगर मान के चलिए पूरा 50,000 करोड़ का अगर उसका कैपिटल है, उसका 50,000 करोड़ का शेयर होल्डर फंड है, तो 50,000 करोड़ की अगर वो कैपिटल रजिस्टर करा देगा, तो आप सोच के देखो उसको स्टैम्प ड्यूटी कितनी देनी पड़ेगी। तो इसमें होता क्या है, ये कंपनीज क्या करती हैं कि फेस वैल्यू पे रजिस्टर करा देती है, फिर उसके ऊपर प्रीमियम ले लेती है। ये बचने का एक तरीका है। कूपन रेट वही होता है इंटरेस्ट रेट कितना पे करेगी। मैच्योरिटी की कितना, क्या टेन्योर है, क्या ड्यूरेशन है पूरे डेट इंस्ट्रूमेंट की। प्रिंसिपल वही है जो इन्वेस्टर ने अमाउंट पे करा होगा, या फिर अमाउंट जो है लोन पे दिया होगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ द बोरिंग ऑफ द इश्यूर रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। देखिए डेट इंस्ट्रूमेंट, जब डेट रेज करती है कंपनी, तो उसके अगेंस्ट में कंपनीज को कोलेटरल डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जो कोलेटरल की वैल्यू होती है, उसी के हिसाब से जितना प्रिंसिपल होगा उतनी कोलेटरल की वैल्यू रहेगी। बस इतना समझ के चलिए इसको। अब रिटेंशन ऑफ अ बॉन्ड कौन इशू करता है? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज जितनी भी होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं, वो बॉन्ड इशू करती है। जब भी कोई कॉर्पोरेट लोन रेस करेगा तो उसको हम डेट बोलेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन डेट रेस करती है तो उसको बॉन्ड बोल देते हैं। बस इतना फर्क है। सो व्हेन अ बॉन्ड मैच्योर्स, द इन्वेस्टर रिडीम्स द बॉन्ड, which essentially means that the contract between the issuer and the investor is over. The issuer of the bond, any government authority, repays the principal and also makes the final coupon, जो भी फाइनल ब्याज देना होगा पेमेंट, एंड देन द बॉन्ड सीज टू एग्जिस्ट, जला देते हैं फिर। होल्डिंग पीरियड रिटर्न नाम से समझ आ रहा है, जितने टाइम के लिए इन्वेस्टर ने उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, बॉन्ड को, डेट को जितने टाइम के लिए होल्ड करा, उतने कितने रिटर्न है उतने उस टाइम तक के, उसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो इट इज द रिटर्न earned on an investment during a specified period which it was when it was bought and held by the investor. तो जितने टाइम के लिए इन्वेस्टर ने रखा अपने पास, उतने तक के कितने रिटर्न है। देन यील्ड टिल मैच्योरिटी ये होता है कि जितने टाइम तक बॉन्ड था मार्केट में, जितने टाइम तक बॉन्ड एग्जिस्टेंस में था, मैच्योरिटी का मतलब एग्जिस्टेंस। तो जितने टाइम तक बॉन्ड मार्केट में एग्जिस्टेंस में था, उतने टाइम तक बॉन्ड से कितनी कमाई करी इन्वेस्टर्स ने, उसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। तो यील्ड होती है इनकम, टोटल इनकम जनरेटेड टिल मैच्योरिटी, या टिल द बॉन्ड इज इन एग्जिस्टेंस, उसको बोला जाता है यील्ड टिल मैच्योरिटी। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज कमिंग फ्रॉम द बॉन्ड, और कौन सा होता है? प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है प्लस इंटरेस्ट होता है, and equates the present value of each cash flows at the prevailing market price of the bond. ठीक है, तो प्रिवेलिंग प्राइस, अब मार्केट प्राइस कितना होगा? जितने भी रुपए का बॉन्ड मार्केट में बिक रहा होगा, वो क्या है? आउटफ्लो है, वो आउटफ्लो हो गया। और इनकम क्या हो गई? इनफ्लो। ठीक है, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जितनी भी फिगर आई, लेट्स से 100 रुपए आई, और ये 5 साल के अंदर आना था, तो 5 साल के हिसाब से आज की तारीख में कितना आ गया? 20%। तो 20% यील्ड टिल मैच्योरिटी आ गया।
यील्ड आ गई, बॉन्ड यील्ड कितनी आ गई, 20% आ गई। देन ड्यूरेशन आपको पता ही है, ड्यूरेशन जितने टाइम के लिए बॉन्ड एग्जिस्टेंस में रहेगा उसको ड्यूरेशन बोलते हैं। तो अगर ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स आर एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। ड्यूरेशन मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। और ज़्यादा लंबी अवधि के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते घटते रहेंगे तो बॉन्ड पे भी फर्क आएगा। देन बॉन्ड्स विद हाई ड्यूरेशन experience greater increase in value when interest rates decline and greater losses in value when the rates increase compared to bonds with lower duration। ठीक है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स क्या होती हैं, बॉन्ड यील्ड्स घटने लग जाती हैं। और जब भी इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड यील्ड, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं, और जब भी इंटरेस्ट रेट घटते हैं बॉन्ड यील्ड्स गिर जाती हैं। अब किन किन तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में पढ़ लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन का मतलब क्या हो गया, ऐसे बॉन्ड जिन पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो इसमें इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा अपने पैसे, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, डिस्काउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू, डिस्काउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू से कम पे इशू होते हैं, और इनको रिडीम जो किया जाता है वो फेस वैल्यू पे किया जाता है, एज सिंपल एज दैट। जब रीपेमेंट होगी तो फेस वैल्यू पे रीपेमेंट होगी। एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलिए किसी बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो कंपनी इसको कितने पे इशू करेगी, लेट्स से 5 ईयर्स के लिए किया, फॉर 5 ईयर्स, और उसने सोचा था 10% तो वैसे ही ब्याज देना पड़ेगा, तो लेट्स से इसकी वैल्यू हम रखते हैं 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने एक बॉन्ड इशू कर दिया, उसकी फेस वैल्यू 100 है। तो 5 साल के बाद जब कंपनी पैसे वापस करेगी इन्वेस्टर को, तो कितने पैसे वापस करेगी, 100 रुपीज़। ठीक है, तो इससे फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि उसको हर साल कुछ ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हर साल पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एक बारी में पैसा देके वो नक्की करेगी। देन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, और फ्लोटिंग रेट कौन से होते हैं, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। फ्लोटिंग रेट के अंदर क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रही है सेंट्रल बैंक, तो इन बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर इन्फ्लेशन गिरता है और इंटरेस्ट रेट भी गिरते हैं तो फिर इन बॉन्ड्स का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली वो भी गिर जाएगा। सो दीज आर द बॉन्ड हुज कूपन इज नॉट फिक्स्ड एज इन द केस ऑफ प्लेन वेनिला बॉन्ड्स, बट इज अ रीसेट पीरियोडिकली कंसर्निंग अ डिफाइंड बेंचमार्क, और डिफाइंड बेंचमार्क गवर्नमेंट रेट भी हो सकता है। रीसेटिंग द कूपन पीरियोडिकली एंश्योर्स दैट दीज बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट। तो जितना भी करंट मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसी हिसाब से इसमें भी आएगा। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड वो होते हैं जो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी इक्विटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अ कन्वर्टिबल बॉन्ड और डिवेंचर इज जनरली यूज्ड एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विद द ऑप्शन टू इन्वेस्टर टू कन्वर्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी। फिर प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट, तो प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट वो हो गए जिसके लिए is a relatively complex debt in such a way that it matures to the principal amount on the expiry of the term of the note. The remaining portion of the original investment is invested in equity, derivatives, commodities and other products which have the potential to generate high return। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मान के चलिए प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट ये होता है कि मान के चलिए आपने इन्वेस्टमेंट करी 100 रुपीज़ की, ठीक है, तो 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, कंपनी को वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस करनी है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो वो कंपनी क्या करती है, 90 रुपीज़ जो है एक फिक्स्ड डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा देती है, फिक्स्ड डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा देती है उतने टाइम पीरियड के लिए, ताकि 90 रुपये कन्वर्ट होकर 100 रुपीज़ मिले एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। और बचे हुए जो 10 रुपये हैं, बचे हुए 10 रुपये वो वॉलेटाइल चीज़ों में लगा लेती है जिससे रिटर्न वो ज़्यादा बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, it is a relatively complex debt in such a way that it matures to the principal amount on the expiry of the term of the note। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका वापस मिल जाएगा, 90 रुपये के 100 रुपये आपको वापस मिल जाएगी, और जो बचा हुआ पोर्शन है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज और अदर प्रोडक्ट, जहाँ पे हाई वोलेटिलिटी और हाई रिटर्न कमाने की उम्मीद होती है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्टेड नोट जो है ये म्यूचुअल फंड वाले इशू करते हैं, ये म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी है, म्यूचुअल फंड या हेज फंड स्ट्रैटेजी है। ये आपको कमर्शियल लाइफ में कंपनीज या गवर्नमेंट ये इशू नहीं करती है ना, कंपनीज ये इशू करती है, ये म्यूचुअल फंड और हेज फंड प्रोडक्ट है।
देन इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, ये भी आपको पता है, इनका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा, सिंपल है। ऐसी फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, तो फॉरेन करेंसी यानी अगर आपने यूएस में जाके बॉन्ड रेज करे, यूरोप में जाके रेज करे, अब मान के चलिए कोई कंपनी वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में है और उनकी पेमेंट जो है वो यूएस डॉलर्स में होती है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, यूएस में जाके, यूनाइटेड स्टेट में जाके बॉन्ड इशू कर सकते हैं वहाँ की पब्लिक को और वहाँ से डॉलर रेज कर सकते हैं। फिर वो डॉलर का क्या करेंगे, उस डॉलर से वो फिर पेमेंट कर देंगे अपने वेंडर्स को जो पेमेंट करनी है, सिंपल। देन कम्स द एक्सटर्नल बॉन्ड, और एक्सटर्नल बॉन्ड को यूरो बॉन्ड भी बोला जाता है। यूरो बॉन्ड को एक्सटर्नल बॉन्ड और एक्सटर्नल बॉन्ड को यूरो, तो एक्सटर्नल बॉन्ड्स आर आल्सो रेफर्ड एज यूरो बॉन्ड, अगेन सेम चीज होती है, आर द बॉन्ड इशूड इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड एंड एक्सटर्नल बॉन्ड आर वन एंड द सेम थिंग। So for example, if a company issues a US dollar denominated bond in Kuwait, it would be referred as a euro bond. ठीक है? As the currency of the bond is different from the currency of the country in which it is issued, जो कि है कुवैती दिनार। तो मान के चलिए अगर कोई भी बॉन्ड किसी कंट्री के अंदर कोई बॉन्ड इशू हुआ है उसी की लोकल करेंसी के अंदर, तो उसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी बॉन्ड। अगर किसी कंट्री के अंदर बॉन्ड इशू हुआ है दूसरी करेंसी के अंदर, जो वहाँ की लोकल करेंसी है उससे हटके किसी करेंसी में है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बॉन्ड और यूरो बॉन्ड। ये फर्क होता है दोनों के अंदर, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं को एक्सटर्नल बॉन्ड्स आर डोमिनेटेड इंडियन रुपीज एज रेफर टू एज मसाला बॉन्ड्स। अगर आपने फॉरेन में जाके इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करें तो उसको बोल देंगे मसाला बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। तो ध्यान रखिएगा, मसाला बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जब रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फॉरेन कंट्री में इशू होते हैं तो मसाला बॉन्ड्स होगा। परपेचुअल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स जिनकी कभी रीपेमेंट होगी नहीं, कभी रीपेमेंट नहीं होगी, बस इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो ऐसे भी बॉन्ड कोई भी कंपनी इशू नहीं करती, फिक्स बर्डन कोई नहीं चाहता, और ऐसे केसेस में आप इन्वेस्टर्स भी नहीं मिलेंगे। सो परपेचुअल बॉन्ड्स आर बॉन्ड दैट डू नॉट हैव एनी स्टेटेड मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड टर्मिनोलॉजीज इक्विटी एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेट मार्केट, and this was the last topic. So we'll meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.